गोल्डन जायंट एप्स के समूह को मारने के बाद जब मैंने तुमसे कहा था कि यदि तुम प्रतियोगिता में अपने उड़ने वाले मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग करोगे तो तुम आसानी से शीर्ष 10 में स्थान पा सकते हो, लेकिन उस समय तुमने मुझसे कहा था कि तुम प्रतियोगिता में अपने उड़ने वाले मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग नहीं करोगे। जाहिर है कि तुम किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। फिर अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वे प्रतियोगिता में जीतने और रैंक पाने के साथ साथ सबके सामने दिखावा करने के लिए उड़ने वाले मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग करते। इससे यह देखा जा सकता है कि तुम दूसरों से कितने अलग हो, लेकिन फिर भी यह मुझे तुम पर भरोसा दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं सिर्फ तुम पर दांव लगा रहा हूं। जैसा कि तुमने उस समय मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास उड़ने वाली मार्शल आर्ट तकनीक की जानकारी गुप्त रखनी है, मैं भी आशा करता हूं और चाहता हूं कि तुम मेरा रहस्य अपने पास तक ही सीमित रखो। मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में गलत राय रखो। ये मत सोचो कि मैं घमंडी हूं और मैं तुम्हें अपनी नजरों में नहीं गिरा रहा हूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर अगली बार हम लड़ेंगे तो तुम मुझे घायल नहीं कर पाओगे। शिवांश यह कहकर चुप हो गया। वह बस आदित्य को देखता रहा, उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था। दूसरी ओर आदित्य भी हैरान था, इतना हैरान कि वह और अधिक हैरान नहीं हो सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि शिवांश उसे अपना रहस्य ऐसे ही बता देगा। उसने उससे यह भी कहा कि उसे उस पर विश्वास नहीं है, वह बस उस पर भरोसा करने की शर्त लगा रहा था। और शिवांश का भाग्यशाली मौका, क्या वह उसके जैसा नहीं है? शिवांश का भाग्य उसके भाग्यशाली मौके का सामना करने के बाद बदल गया था। उसकी साधना बहुत बढ़ गई। उसने तलवार मार्ग को समझ लिया और कौन जानता है कि कुछ और भी था या नहीं। आदित्य भी बिल्कुल शिवांश जैसा ही था। स्वर्गीय मोती के उसके दिल में प्रवेश करने के बाद उसकी किस्मत भी बदल गई, लेकिन उसका किस्मत शिवांश से भी ज्यादा स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। शिवांश अपने किस्मत के मौके को सामना करने के बाद 2 साल में एक मूल कोर दायरे मार्शल विशेषज्ञ बन गया, लेकिन उसने सिर्फ 1 महीने के समय में ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के 7वें चरण में साधना की, और उससे भी बढ़कर वह मूल कोर क्षेत्र का विशेषज्ञ बनने से बहुत दूर नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि अगर वह चाहे तो 2 हफ्ते से भी कम समय में मूल कोर क्षेत्र तक पहुंच सकता है। फिर उसने सोचा कि अगर शिवांश की जगह वह होता तो क्या वह अपना रहस्य किसी को बताता? जवाब था नहीं। वह निश्चित रूप से अपनी रहस्य स्वर्गीय मोती के बारे में किसी को नहीं बताएगा। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारे संप्रदाय के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, कभी नहीं। आदित्य ने शिवांश से वादा किया कि वह तुम्हारा रहस्य अपने पास तक ही रखेगा। वह वास्तव में चरित्रवान व्यक्ति है, यह जानते हुए भी कि मेरे पास स्वर्ग को चुनौती देने वाला खजाना है। उसकी आंखों में लालच का एक भी निशान नहीं है। शिवांश ने मन ही मन सोचा और सिर हिलाया। आदित्य की आंखों में लालच का कोई निशान न देखकर उसे भी राहत महसूस हुई। उसने सही व्यक्ति पर दांव लगाया था। शिवांश इस लड़ाई को जीतता है। होस्ट ने पहले तो यह देखकर थोड़ा हिचकिचाया कि आदित्य और शिवांश ने लड़ाई जारी नहीं रखी, और यह देखने के बाद कि उनमें से किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया, उसने परिणाम की घोषणा की। लड़ाई का नतीजा घोषित होने के बाद आदित्य खड़ा हुआ और मंच से नीचे चला गया, और चलते चलते उसने शिवांश से कहा, चाहे तुम्हारी साधना कितनी भी तेज हो और तुम कितने भी शक्तिशाली बन जाओ, मैं हमारी अगली लड़ाई जरूर जीतूंगा। अच्छी तरह से साधना करना याद रखना, क्योंकि अगली बार चाहे कुछ भी हो, नुकसान तुम्हारा ही होगा। आदित्य ने हवा में अपना हाथ लहराया और मंच से बाहर चला गया। शिवांश आदित्य की पीठ को घूरता रहा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद भी आदित्य का आत्मविश्वास जरा भी कम नहीं हुआ, बल्कि उसे आदित्य की आवाज में लड़ने की भावना का पता चला। जब आदित्य मंच से उतरा तभी उसने अपनी नजरें उससे हटाईं और अपना सिर हिलाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आदित्य कुछ समय बाद भी उसका प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। इस समय उसकी चेतना के सागर के अंदर कुछ कांप उठा। शिवांश एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने अचानक अपना सिर घुमाकर फिर से आश्चर्य से आदित्य को देखा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा,
शिवांश ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए खुद से कहा। उसने आदित्य को यह नहीं बताया कि उसका किस्मत क्या था। उसका किस्मत दरअसल एक तलवार थी। यह एक टूटी हुई तलवार थी। उसे नहीं पता था कि यह तलवार कहां से आई थी और यह किस दर्जे का हथियार था। 2 साल पहले वह भारी बारिश से बचने के लिए एज्योर ड्रैगन माउंटेन रेंज के बाहरी इलाके के पास एक बड़े पहाड़ की छोटी सी गुफा में घुस गया। यह देखते हुए कि बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं थी, उसने छोटी सी गुफा में गहराई तक जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह गुफा में लगभग 100 मीटर गहराई तक गया, वह गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर गया और चूंकि वह बहुत कमजोर था, इसलिए वह यह नहीं देख पाया कि गड्ढा कितना गहरा है और गहरे गड्ढे में गिरते समय हवा में ही बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसने खुद को छोटी सी गुफा के बाहर पाया। वह उस समय इतना डरा हुआ था कि उसके पैर डर से कांपने लगे। उसे ठीक से समझ नहीं आया कि वह गड्ढे से कैसे बाहर आया, और न केवल वह गड्ढे से बाहर आया बल्कि वह छोटी सी गुफा से भी बेहोशी की हालत में बाहर आया। हालांकि उस समय वह डरा हुआ था, फिर भी वह इस रहस्य को सुलझाने की उम्मीद में फिर से छोटी गुफा के अंदर चला गया। लेकिन एक बार फिर वह छोटी गुफा में प्रवेश करने के बाद हैरान रह गया, क्योंकि इस बार यह छोटी गुफा वास्तव में बहुत छोटी थी। वह 50 मीटर भी अंदर नहीं गया था, लेकिन वह पहले से ही गुफा के अंत में था। उसने गुफा के अंदर हर जगह कुछ खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन अचानक उसके सिर में एक जोरदार धमाका हुआ और उसकी चेतना एक असीम सागर में प्रकट हो गई। शिवांश उस समय बहुत हैरान हुआ और जब उसने अपना सिर उठाया तो उसे और भी अधिक आश्चर्य हुआ। आसमान में एक बड़ी तलवार तैर रही थी। वह विशाल तलवार हजारों फीट ऊंची थी। वह बादलों को चीरती हुई समुद्र के ऊपर तैर रही थी। और उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि यह तलवार असल में पूरी नहीं थी। यह एक टूटी हुई तलवार थी। इसकी नोक से उसका आधा शरीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसे भी लगा कि यह सागर उसके लिए परिचित होते हुए भी बहुत अपरिचित है। लेकिन फिर चारों ओर देखने पर उसे समझ में आया कि यह वास्तव में उसकी चेतना का सागर था। 1000 फीट लंबी तलवार अचानक थोड़ी हिली और उसमें से प्रकाश की एक सफेद गेंद निकली और शिवांश की ओर तैरती हुई उसके सामने आकर रुक गई। उस समय उसने अनजाने में अपना हाथ टूटी हुई तलवार की ओर बढ़ाया। जिस क्षण उसका हाथ सफेद रोशनी के गोले से टकराया, उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे उसका सिर फटने वाला है। वह पहले से ही बहुत कमजोर था और अचानक उस पर जो दर्द हुआ, उससे वह मरना चाहता था। दर्द को सहने के बाद उसे लगा कि जैसे उसके बीच कोई संबंध बन गया है और एक और बड़ी संख्या में यादें थीं जो उसकी नहीं थीं। यह एक ऐसी स्मृति थी जिसमें स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना तकनीक के साथ साथ मार्शल आर्ट तकनीक भी शामिल थी। ये दोनों चीजें अज्ञात स्तर की थीं। इस साधना तकनीक को 9 स्वर्गों का महान तकनीक के नाम से जाना जाता है और इस मार्शल आर्ट तकनीक को ट्रांसवर्सिंग शैडो स्वॉर्ड के नाम से जाना जाता था। 9 स्वर्गों के महान तकनीक में कुल 9 स्तर थे और ट्रांसवर्सिंग शैडो स्वॉर्ड में कुल 7 कट थे। इस तलवार को सम्राट स्टार तलवार के नाम से जाना जाता था। उस क्षण के बाद से उसे 9 स्वर्गों के महान तकनीक की साधना शुरू कर दी और इस साधना तकनीक को दूसरे स्तर तक सफलतापूर्वक साधना करने के बाद उसने तुरंत मूल कोर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। वह ट्रांसवर्सिंग शैडो स्वॉर्ड का अभ्यास करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि अगर वह इस तकनीक का अभ्यास शुरू करना चाहता था तो उसे पहले स्वॉर्ड वे के कम से कम पहले चरण को समझना होगा, जो कि तलवार लाइट है। मूल कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह तलवार के पहले चरण तलवार लाइट को सफलतापूर्वक समझने में भी कामयाब रहा। लेकिन प्रतियोगिता के दूसरे चरण का समय हो चुका था, इसलिए वह इस मार्शल आर्ट तकनीक का अभ्यास नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि वह प्रतियोगिता के बाद ट्रांसवर्सिंग शैडो स्वॉर्ड का अभ्यास शुरू कर देगा। जब आदित्य ने शिवांश से कहा कि चाहे कुछ भी हो, अगली बार उसकी हार होगी, तो उसे लगा कि उसके लिए हारना असंभव है, क्योंकि अगली बार जब वह आदित्य से मिलेगा तो वह ट्रांसवर्सिंग शैडो स्वॉर्ड का पहला वार पहले ही कर सकेगा और इस वजह से उसकी ताकत भी कम से कम 3 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन ठीक इसी समय
चेतना के सागर के अंदर सम्राट स्टार तलवार कांप उठी। शिवांश भी तलवार की भावना को महसूस करने में सक्षम था। उसे लगा जैसे तलवार उसे चेतावनी दे रही थी कि आदित्य को कम न आंके। उसने तलवार के बारे में एक और विचार भी महसूस किया, जो यह था कि तलवार ने आदित्य के शरीर पर एक भयानक जानवर की आभा महसूस की, लेकिन वह यह नहीं पहचान पाया कि यह किस तरह का जानवर है। यह पहली बार था जब तलवार कांपी और उसे चेतावनी दी। आदित्य सीधे ग्रैंड मास्टर के पास गया और शर्मिंदगी में अपना सिर खुजलाते हुए कहा, मास्टर, क्या आपके पास अभी भी वह उपचार की गोली है? आप देखिए, मैं बुरी तरह घायल हो गया हूं और मुझे जल्द ही स्वस्थ होने की जरूरत है ताकि मैं कम से कम दूसरे स्थान के लिए लड़ सकूं। सभी संप्रदाय के लीडरों के साथ साथ एज्योर ड्रैगन देश के सम्राट और फॉर्मेशन मास्टर ने भी उसे अजीब निगाहों से देखे। ग्रैंड मास्टर का मुंह भी थोड़ा सा फड़क उठा। उन्होंने कहा, मेरे पास सिर्फ 2 गोलियां थीं और मैंने उन्हें तुम्हें और उस छोटी लड़की कंचन को दे दिया था। अब उपचार के लिए मेरे पास सिर्फ जेड लोटस है जो तुमने मुझे दिया था, और यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे तुम्हें वापस नहीं करूंगा। आदित्य ने अफसोस के साथ कहा कि अब उसके लिए अगली लड़ाइयों में अपनी पूरी ताकत दिखाना असंभव था, और जितना अधिक वह लड़ेगा उतना ही अधिक उसके घावों से खून बहेगा और उसके लिए ठीक होना अधिक कठिन हो जाएगा। उसने सोचा कि पहला स्थान तो उसके हाथ से निकल चुका है, उसके लिए पहले स्थान पर आना असंभव था और दूसरे स्थान से आगे इनाम एक ही था, इसलिए लड़ाई जारी रखने से कोई लाभ नहीं था। उसके पास पहले से ही एक संप्रदाय द्वारा दिए जाने वाले संसाधनों से कहीं ज्यादा संसाधन है। अब उसके पास एक गुरु भी है जिसका राज्य में दर्जा बहुत ऊंचा है। यहां तक कि एज्योर ड्रैगन देश के सम्राट और 5 महान संप्रदायों के संप्रदाय लीडरों को भी उसके सामने सम्मान पूर्वक रहना पड़ता है। यदि वह शीर्ष 10 में स्थान पाता तो वह जिस संप्रदाय में प्रवेश करना चाहता उसे चुन सकता था, लेकिन सब कुछ सोचने के बाद उसने आगे और नहीं लड़ने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यदि उसने ऐसा किया तो वह प्रतियोगिता में 14वें स्थान पर आ जाएगा और वह स्वयं वह संप्रदाय नहीं चुन पाएगा जिसमें वह प्रवेश करना चाहता था। लेकिन फिर भी उसने आगे न लड़ने और किसी भी संप्रदाय में प्रवेश न करने का निर्णय लिया। यह सब सोचते हुए वह होस्ट की ओर मुड़ा और बोला, मैं अब और नहीं लड़ूंगा, मैं पीछे हटता हूं। इस समय जोशन पहले से ही शिवांश के सामने लड़ने के लिए मैदान में खड़ा था। वह बेहद घबराया हुआ था। होस्ट उनसे लड़ने के लिए कहने ही वाला था कि तभी उसे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने उसे चौंका दिया। उसने उस दिशा की ओर देखा जहां से आवाज आ रही थी और पाया कि यह वास्तव में आदित्य था। ग्रैंड मास्टर, 5 संप्रदाय के लीडर, एज्योर ड्रैगन देश के सम्राट, शिवांश और कई अन्य लोग, आदित्य ने जो कहा उसे सुनकर सभी हैरान और आश्चर्यचकित थे। ग्रैंड मास्टर अपने सिंहासन जैसे आसन से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने शिष्य की ओर देखा और कहा, आदित्य, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सच में पीछे हटना चाहते हो? हाँ मास्टर जी। आदित्य ने सम्मानपूर्वक अपना सिर हिलाया और कहा, मैं पहले से ही इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने में असमर्थ हूं, और भले ही मुझे यकीन है कि मैं कम से कम तीसरा स्थान प्राप्त कर सकता हूं, और अगर मैं शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करता हूं तो भी लाभ होगा, लेकिन क्या फायदा? उनकी बात सुनकर एक बार फिर सभी चौंक गए। यह पहली बार था कि कोई यह जानकर भी खुश नहीं था कि वह टॉप 10 में जगह बना सकता है। और आप भी हैं। जब आप मेरे पास हैं तो क्या एज्योर ड्रैगन देश में किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत है? आदित्य ने फिर से हंसते हुए ग्रैंड मास्टर के साथ मजाक करने की कोशिश की। तुम बदमाश! ग्रैंड मास्टर आदित्य को इस तरह से व्यवहार करते देख अवाक रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके बनाए नए शिष्य का एक और पक्ष भी है। हाँ, कितना अच्छा युवक है। आदित्य का मजाक सुनकर प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का संप्रदाय लीडर जोर से हंसे। वह भी नहीं चाहते थे कि आदित्य पीछे हट जाए, लेकिन कुछ भी कहने या कुछ भी तय करने का उनका काम नहीं था, इसलिए वह बस हंसे और फिर कुछ नहीं बोले। आदित्य की दृढ़ दृष्टि को देखकर ग्रैंड मास्टर ने होस्ट की ओर देखे, जो उनकी ओर देख रहा था, और उसने अपना सिर हिलाया।
फिर होस्ट ने घोषणा की, चूंकि आदित्य शीर्ष 14 में आगे बढ़ा और फिर लड़ाई से हट गया, इसलिए उसे 14वें स्थान पर रखा जाएगा और अब शीर्ष 13 को तय करने की लड़ाई जारी रहेगी। शिवांश और जोशन, तुम लोग लड़ाई शुरू करो। दोनों ने सिर हिलाया और फिर मुड़कर आदित्य की तरफ देखा। उन दोनों को अभी भी लगा कि यह अविश्वसनीय था। यदि वह प्रथम स्थान पर नहीं आ पाता है तो वह आसानी से अपना नाम वापस ले लेगा। यह ऐसा कुछ था जिसके बारे में उनमें से किसी ने कभी नहीं सोचा था। इस तरह का विचार उनकी कल्पना से परे था। आदित्य को किसी की नजर महसूस हुई। उसने अपना सिर उठाकर देखा और पाया कि शिवांश और जोशन उसकी ओर देख रहे थे और उनकी आंखों में उनका आश्चर्य साफ देखा जा सकता था। आदित्य ने बस उसे देखकर मुस्कुराया और अन्य 86 प्रतिभागियों की ओर चला गया और बस क्रॉस लेग करके बैठ गया और ध्यान करना शुरू कर दिया। अगर वह जेड लोटस खा ले तो वह आसानी से ठीक हो सकता है। जेड लोटस के साथ वह पलक झपकते ही ठीक हो सकता है, क्योंकि जेड लोटस 4थी श्रेणी का था और इसमें मार्शल सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी गोली में बदलने के बाद ठीक करने की क्षमता थी। आदित्य की तो बात ही छोड़िए, जो ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र के 7वें चरण में था। लेकिन उसने सोचा कि अगर वह अपनी मौजूदा चोटों से ठीक होने के लिए 4थी श्रेणी का जेड लॉट्स खा लेता है तो यह केवल जेड लॉट्स की बर्बादी होगी। इससे भी बेहतर होगा कि जेड लॉट्स को कुछ अन्य कीमती जड़ी बूटियों के बदले में बेचा जाए और फिर उन जड़ी बूटियों को स्वर्गीय मोती की दुनिया में लगाया जाए। ऐसा करने से न केवल वह अन्य कीमती जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकता है, बल्कि वह इन जड़ी बूटियों को उच्च रैंक तक विकसित कर सकता है और उन्हें गुणा भी कर सकता है। जब उसने यह सोचा तो वह खुद को रोक नहीं पाया और उसकी लार टपकने लगी। अगर उसने वाकई ऐसा किया तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास दुर्लभ जड़ी बूटियों की अनंत आपूर्ति होगी और वह उच्च पद पर होगा? इसका यह भी मतलब है कि वह अमीर होगा, किसी की कल्पना से परे अमीर। ग्रैंड मास्टर, आपने पहले कहा था कि आपके शिष्य ने आपको जेड लोटस दिया था। रेड मून संप्रदाय के संप्रदाय लीडर ने ग्रैंड मास्टर से जांच भरे लहजे में पूछे। हाँ, यह इस बूढ़े आदमी का शिष्य था जिसने इस बूढ़े आदमी को जेड लोटस दिया था। उसे प्रतियोगिता के पहले दौर के दौरान क्लाउड स्मॉक फॉरेस्ट के अंदर यह मिला था। ग्रैंड मास्टर भी समझ गए थे कि रेड मून संप्रदाय का संप्रदाय लीडर क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे सच्चाई से जवाब दिए और उनका जवाब देते हुए उन्होंने अपनी पीठ सीधी की और गर्व से अपना सिर भी ऊपर उठाए। अन्य संप्रदाय के लीडर भी इस विषय में रुचि लेने लगे। स्वर्ग तलवार संप्रदाय के संप्रदाय लीडर ने बोले, ग्रैंड मास्टर, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप उस जेड लोटस को मुझे बेच सकते हैं। मैं आपको इसकी मूल बाजार कीमत से 2 गुनी रुपए दूंगा। हे संप्रदाय लीडर जियान, जब मैं अपने शिष्य से उपचार की गोलियों के बारे में बात कर रहा था तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं उसे जेड लोट्स नहीं दे सकता, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने भी यह सुना है और यह वास्तव में सच है। मुझे वास्तव में इस जड़ी बूटी की बहुत जरूरत है। जहां तक कारण का सवाल है, मैं आपको नहीं बता सकता। ग्रैंड मास्टर ने विनम्रता से स्वर्ग तलवार संप्रदाय के संप्रदाय लीडर के प्रस्ताव को मना कर दिए। यह सुनकर न केवल स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के संप्रदाय लीडर, बल्कि अन्य सभी संप्रदाय के लीडर और यहां तक कि एज्योर ड्रैगन साम्राज्य के सम्राट ने भी निराशा में आह भरी। वे जेड लोटस भी खरीदना चाहते थे, क्योंकि यह एक बहुत ही दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी है। यहां तक कि फॉर्मेशन मास्टर को भी इस समय बहुत जलन महसूस हुई। वह एज्योर ड्रैगन देश से नहीं थे, वे वॉन फू देश नामक एक अलग राज्य से थे। यह एज्योर ड्रैगन देश से लगभग 2 गुना बड़ा था और एक दूसरे दर्जे का देश था, जबकि एज्योर ड्रैगन देश एक तीसरे दर्जे का देश था। लेकिन वहां भी जेड लोटस उतना ही दुर्लभ था जितना कि एज्योर ड्रैगन देश में था। वह ग्रैंड मास्टर से ईर्ष्या क्यों न करे। इस समय ग्रैंड मास्टर ने फिर से एक बम विस्फोट किया। ठीक है, यह जेड लोटस किसी तरह उत्परिवर्तित हो गया है और अब यह ग्रेड 4 औषधीय जड़ी बूटी बन गया है। ओह, तो यह ग्रेड 4 की औषधीय जड़ी बूटी बन गया है क्या?
आपने अभी कहा कि जेड लोटस किसी प्रकार के उत्परिवर्तन से गुजरने के बाद ग्रेड 4 औषधीय जड़ी बूटी बन गया है। गहन आकाश संप्रदाय के संप्रदाय लीडर ग्रैंड मास्टर द्वारा कहे गए शब्दों को दोहरा रहे थे जब उन्हें अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब उन्हें पता चला कि क्या गड़बड़ है तो उन्होंने आश्चर्य से कहा। एज्योर ड्रैगन देश के सम्राट ने जब यह सुने तो वह अपने पत्थर के सिंहासन से उछलने ही वाले थे। वह ग्रैंड मास्टर को कुछ श्रद्धा के साथ देखने से खुद को रोक नहीं सके। न केवल सम्राट बल्कि अन्य सभी संप्रदाय के लीडरों और यहां तक कि फॉर्मेशन मास्टर सभी के चेहरे पर एक ही तरह का भाव थे। ग्रैंड मास्टर को पहले से ही इस तरह की स्थिति की उम्मीद थी जब उन्होंने जेड लोटस के ग्रेड 4 औषधीय जड़ी बूटी होने की खबर का खुलासा करने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने बस मुस्कुराए और अपना सिर हिलाए। यह ग्रैंड मास्टर, आप इसे मुझे बेच दें। मैं आपको उस ग्रेड 4 जेड लोटस के बदले में जो भी चाहिए वो दूंगी। व्हाइट स्नो सेक्ट की संप्रदाय लीडर ने अपनी आंखों में कुछ उम्मीद के साथ कही। ग्रैंड मास्टर, यह जेड लोटस मुझे बेच दो और मैं इसे 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बदले में खरीद लूंगा। कैसा रहेगा? हेवन स्वॉर्ड संप्रदाय के संप्रदाय लीडर ने भी अपना प्रस्ताव रखे। ग्रैंड मास्टर, मैं आपको ग्रेड 4 जेड लोटस को 110 निम्न ग्रेड स्पिरिट स्टोन के बदले खरीदूंगा। इसे मुझे बेच दो। यह प्रस्ताव फॉर्मेशन मास्टर द्वारा दिया गया था। ग्रैंड मास्टर, मैं जेड लॉट्स खरीदूंगा। ग्रैंड मास्टर, उस जेड लॉट्स को बेच दो। ग्रैंड मास्टर। सभी ने उत्परिवर्तन के बाद चौथी श्रेणी के जेड लॉट्स को खरीदने के लिए अपने प्रस्ताव बनाने शुरू कर दिए। जब उन्होंने सुना कि ग्रैंड मास्टर के पास जेड लॉट्स है तो वे पहले से ही बहुत ईर्ष्यालु थे और मना किए जाने के बाद उन्हें अपनी भावनाओं को दबाना मुश्किल हो गया। लेकिन अब जब उन्होंने सुना कि जेड लोटस वास्तव में किसी तरह उत्परिवर्तित हो गया और एक ग्रेड 4 जेड लोटस बन गया जो कि एज्योर ड्रैगन देश के इतिहास में कभी नहीं दिखाई दिया, तो वे इस जेड लोटस को अपने हाथों में लेने के लिए अपने प्रयास कैसे न करें। उन्हें इस बात पर भी संदेह नहीं था कि शायद ग्रैंड मास्टर उनसे झूठ बोल रहे हैं। उनके सोचने का तरीका एक जैसा था। ग्रैंड मास्टर, जो पूरे एज्योर ड्रैगन देश के सबसे प्रतिष्ठित और एकमात्र अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर थे, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए झूठ कैसे बोल सकते थे? यह बिल्कुल असंभव था। ग्रैंड मास्टर को 5 महान संप्रदाय के लीडरों के साथ साथ फॉर्मेशन मास्टर द्वारा किए गए प्रस्तावों को सुनकर सिर दर्द हो रहा था और उन्होंने देखा कि एज्योर ड्रैगन देश के सम्राट भी चौथी श्रेणी के जेड लोटस पर अपना हाथ रखने के लिए अपनी चाल चलने वाले थे। उन्होंने तुरंत कहे, मुझे सबको निराश करने के लिए माफ करें। यह चौथी श्रेणी का जेड लोटस है, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं बेच सकता। मैंने पहले ही कहा था कि यह जेड लोटस मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक मेरे लिए यह महत्वपूर्ण क्यों है, मैं नहीं बता सकता। ग्रैंड मास्टर नहीं चाहते थे कि सम्राट उन्हें कोई प्रस्ताव दें, क्योंकि वे एक देश के सम्राट थे। अगर ग्रैंड मास्टर ने उन्हें मना कर दिए तो यह बहुत बुरा होगा। मना किए जाने के कारण न केवल उनके बीच दोस्ती खराब होंगे, बल्कि सम्राट को इतने सारे लोगों के सामने मना किए जाने पर कुछ शर्मिंदगी भी महसूस होगी। ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर सभी की हंसी फूट पड़ी। उन्हें यह भी अजीब लगा कि वे यह सुनकर बहुत परेशान हो गए थे कि आदित्य ने ग्रैंड मास्टर को जो जेड लोटस दिया था वह वास्तव में ग्रेड 4 का जेड लोटस था। आदित्य बस शिवांश और जोशन के बीच की लड़ाई को दिलचस्पी से देख रहा था। उसे अभी भी पता नहीं था कि सिर्फ एक जेड लोटस जिसे उसने स्वर्गीय मोती से निकालकर उसने उपहार में दिया था, उसने 5 महान संप्रदायों के संप्रदाय लीडरों और फॉर्मेशन मास्टर और यहां तक कि एज्योर ड्रैगन देश के सम्राट के बीच एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। जोशन और शिवांश के बीच भी कड़ी टक्कर हुई, लेकिन विजेता फिर भी शिवांश ही रहा, क्योंकि वह प्रतियोगिता में भाग लेने वाले किसी भी प्रतिभागी से बहुत अधिक शक्तिशाली था। जोशन को शिवांश की उसी चाल से हराया गया जिससे आदित्य को हराया गया था और वह अब बहुत बुरी तरह घायल भी हो गया था। शिवांश जीत गया। यह देखकर कि जोशन अब लड़ने की हालत में नहीं है, होस्ट ने लड़ाई के परिणाम की घोषणा की। जोशन ने वह उपचार की गोली खा ली
जो वह यहाँ लाया था, ताकि अगर वह किसी गंभीर चोट से घायल हो जाए तो उसे ठीक होने में मदद मिल सके। और उपचार की गोली लाना भी उसका सही फैसला था। यह सही समय पर काम आई। गोली खाने के बाद उसने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। इस बार एक और प्रतिभागी दूसरों को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर आया। लड़ाई जारी रही। जल्द ही दूसरे चैलेंजर को कंचन ने बाहर कर दिया। फिर कंचन ने दूसरों के साथ लड़ाई जारी रखी और अंत में वह केवल जोशन के खिलाफ अपनी लड़ाई हार गई, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। कंचन के खिलाफ जीत के बाद जोशन ने दूसरों को चुनौती देना जारी रखा। जल्द ही उसने हर मुकाबला जीत लिया और आधिकारिक तौर पर उसे प्रतियोगिता का दूसरा रैंकर घोषित कर दिया गया। और कंचन तीसरे स्थान पर रहीं, क्योंकि उन्होंने सभी मुकाबले जीते और केवल 2 मुकाबले हारी। पहली शिवांश के खिलाफ थी और उसने हार स्वीकार कर ली। दूसरी जोशन के खिलाफ थी और वह उसके साथ लड़ने के बाद हार गई। जोशन की लड़ाई के बाद पारस मैदान में गया और बाकी प्रतिभागियों के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की, जो अभी भी रैंक नहीं कर पाए थे, और दिव्या के खिलाफ एक लड़ाई को छोड़कर सभी मुकाबले जीत लिए। वह वास्तव में यह लड़ाई नहीं हारा, बल्कि यह लड़ाई बराबरी पर समाप्त हुई। दिव्या भी आखिरकार बहुत शक्तिशाली थी। उसके बाद दिव्या ने लड़ाई जारी रखी और अपने विरोधियों के खिलाफ लड़ी गई हर लड़ाई में जीत हासिल की। अपनी लड़ाई के अंत के बाद होस्ट ने घोषणा की कि पारस और दिव्या दोनों चौथे स्थान पर होंगे। 5वां स्थान खाली रहेगा क्योंकि 2 प्रतिभागी चौथे स्थान पर हैं। लड़ाई जारी रही और जल्द ही सारी लड़ाई समाप्त हो गई और शीर्ष 10 का फैसला हो गया। होस्ट ने रैंक 10 के नामों की घोषणा की। वे थे: प्रथम रैंक शिवांश, दूसरा रैंक जोशन, तीसरा रैंक कंचन, चौथा रैंक पारस और दिव्या, 5वां रैंक खाली, छठा रैंक रजत, 7वां रैंक तरुण, 8वां रैंक विक्रम, 9वां रैंक आलोक, 10वां रैंक तेजस। शीर्ष 10 की घोषणा के बाद सभी 5 संप्रदाय के लीडरों और सम्राट ने आपस में कुछ बातें की और फिर उन्होंने होस्ट की ओर सिर हिलाए। यह देखकर होस्ट ने ऊंची आवाज में बोला, अब रैंक 10 उम्मीदवार कृपया आगे आएं और वह संप्रदाय चुनें जिसमें तुम सब लोग प्रवेश करना चाहते हो। यह सुनकर सभी लोग उत्साह से शीर्ष 10 रैंक वालों की ओर देखने लगे और अपने चयन का इंतजार करने लगे। जो युवक शीर्ष 10 में थे वे भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। शायद वे भी किसी के पहला कदम उठाने का इंतजार कर रहे थे। यह देखकर कि कोई भी उस संप्रदाय को चुनने के लिए आगे नहीं आ रहा था जिसमें वे प्रवेश करना चाहते थे, होस्ट ने फिर से जोर से बोला, चलो 10वें रैंक से शुरू करते हैं। तेजस, तुम आगे आओ और उस संप्रदाय को चुनो जिसमें तुम प्रवेश करना चाहते हैं। तुम शाही परिवार को भी चुन सकते हो। जब होस्ट ने यह कहा तो 10वें स्थान पर रहने वाले तेजस अपने दिल में थोड़ा कोसने से खुद को रोक नहीं पाया और फिर आगे बढ़ गया। 10 कदम आगे बढ़ने के बाद उसने 5 महान संप्रदायों के संप्रदाय के लीडरों और एजियो ड्रैगन देश के सम्राट को देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मैं लाल चंद्र संप्रदाय में प्रवेश करना चुनता हूँ। मेरा चचेरा भाई भी लाल चंद्र संप्रदाय का एक आंतरिक शिष्य है और उसने मुझसे कहा कि अगर मैं साधना करने के लिए किसी संप्रदाय में प्रवेश करना चाहता हूं तो मुझे लाल चंद्र संप्रदाय में प्रवेश करना चाहिए। इसलिए मैंने लाल चंद्र संप्रदाय में प्रवेश करना चुना। तेजस ने यह सब एक ही सांस में कह दिया क्योंकि वह इस समय बहुत घबराया हुआ था। उसकी बात सुनकर लाल चंद्र संप्रदाय का लीडर जोर से हंसे और बोले, अच्छा, आओ और मेरे पीछे खड़े हो जाओ, और जब हम संप्रदाय में वापस जाएंगे तो मैं तुम्हारे चचेरे भाई को भी पुरस्कृत करूंगा। धन्यवाद संप्रदाय लीडर। तेजस ने जल्दी से अपना सिर झुकाया और उन्हें धन्यवाद किया। फिर वह आगे बढ़ा और लाल चंद्र संप्रदाय के संप्रदाय लीडर के पीछे खड़ा हो गया। लाल चंद्र संप्रदाय के संप्रदाय लीडर ने भी संतोष में अपना सिर हिलाए। लाल चंद्र संप्रदाय के बाहरी शिष्य बनने के लिए तेजस को बधाई। अपने संप्रदाय के लीडर के साथ संप्रदाय में वापस जाने के बाद तुम्हें अपना पुरस्कार मिलेगा। होस्ट ने तेजस को बधाई दी और फिर वह शेष 9 उम्मीदवारों की ओर देखने लगा। आलोक, अब तुम्हारी बारी है कि तुम किस संप्रदाय में प्रवेश करना चाहते हो। जल्दी आगे आओ और अपना संप्रदाय चुनो।
होस्ट ने फिर मुस्कुराते हुए बोले। आलोक ने अपना सिर हिलाया और 10 कदम आगे बढ़ा और फिर कहा, मैं बचपन से ही ब्लू क्लाउड संप्रदाय का शिष्य बनना चाहता हूं, इसलिए मैं ब्लू क्लाउड संप्रदाय को चुनूंगा। ब्लू क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय लीडर की आंखें आलोक की बात सुनकर चमक उठीं। शीर्ष 10 प्रतिभागियों में से हर एक उसी पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली युवा है और इसलिए वे सभी किसी भी संप्रदाय के लिए बहुत कीमती हैं। अब जबकि आलोक उनके संप्रदाय में प्रवेश करना चाहता था तो वह खुश कैसे न हो सकते थे। उन्होंने खुशी से कहे, हा, आओ आओ और मेरे पीछे खड़े हो जाओ। आलोक ने अपना सिर हिलाया और ब्लू क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय लीडर की ओर चलना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद आलोक भी तेजस की तरह ब्लू क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय लीडर के पीछे खड़ा था। ब्लू क्लाउड संप्रदाय के बाहरी शिष्य बनने के लिए आलोक को बधाई। अपने संप्रदाय के लीडर के साथ संप्रदाय में वापस जाने के बाद तुम्हें अपना पुरस्कार मिलेगा। होस्ट ने फिर से आलोक को बधाई दी और फिर वह शेष 8 उम्मीदवारों की ओर देखने लगा और कहा, अब विक्रम की बारी है कि वह किस संप्रदाय में प्रवेश करना चाहता है। विक्रम, जल्दी आगे आओ और अपना संप्रदाय चुनो। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर अन्य 2 की तरह 10 कदम आगे चला और कहा, मैं भी ब्लू क्लाउड संप्रदाय में प्रवेश करना चाहता हूं। अच्छा। ब्लू क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय लीडर यह सुनकर बहुत खुश हुए और 2 बार अच्छा कहे और फिर कहना जारी रखे, आओ और आलोक मेरे पीछे खड़े हो जाओ। विक्रम ने अपना सिर हिलाया और ब्लू क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय लीडर के पीछे आलोक खड़ा हो गया। यह देखकर अन्य संप्रदाय के लीडर ईर्ष्या से ब्लू क्लाउड संप्रदाय के लीडर को देखने से खुद को रोक नहीं पाए और उनकी प्रतिक्रियाएं देखने के बाद ब्लू क्लाउड संप्रदाय के लीडर संतोष में जोर से हंसे। हालांकि 5 संप्रदाय एक दूसरे के साथ सद्भाव में थे, फिर भी वे गुप्त रूप से एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। एक प्रतिभाशाली शिष्य का एक भी प्रवेश पूरे संप्रदाय की ताकत को बदल सकता है। इसलिए 5 महान संप्रदायों के सभी संप्रदाय लीडर चाहते थे कि प्रतिभाशाली शिष्य उनके संप्रदाय में प्रवेश करें। ब्लू क्लाउड संप्रदाय के बाहरी शिष्य बनने के लिए विक्रम को बधाई। अपने संप्रदाय के लीडर के साथ संप्रदाय में वापस जाने के बाद तुम्हें अपना पुरस्कार मिलेगा। होस्ट ने फिर से वही वाक्य दोहराया, केवल व्यक्ति के नाम को बदल दिया। फिर उन्होंने कहा, तरुण, अब तुम्हारी बारी है। जल्दी आगे आओ और वह संप्रदाय चुनो जिसमें तुम प्रवेश करना चाहते हो। तरुण भी 10 कदम आगे बढ़े और 5 महान संप्रदायों के सभी संप्रदाय लीडरों और सम्राट को देखते हुए कहा, मैं अपने सम्राट की सेवा करना चाहता हूं। अच्छा, आओ और मेरे पीछे खड़े हो जाओ। एज्योर ड्रैगन देश के सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहे। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार वह एक सम्राट थे, एक देश का सम्राट। तरुण भी चलकर सम्राट के पीछे खड़ा हो गया। सम्राट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां पहले से ही 5 या 6 शक्तिशाली लोग मौजूद थे। बधाई हो तरुण, राजा की सेवा करना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। होस्ट ने फिर से तरुण को बधाई दी और फिर वह सम्राट की ओर मुड़ा और कहा, बधाई हो महाराज। सम्राट ने तरुण की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। होस्ट ने फिर से बोला, 6ठे स्थान पर रजत, अब तुम्हारी बारी है। जल्दी आगे आओ और चुनो कि तुम कहां प्रवेश करना चाहते हो। 5 महान संप्रदायों में से एक या शाही परिवार। मैंने भी शाही परिवार को चुना है। रजत ने भी शाही परिवार में प्रवेश करना चुना और बिना किसी हिचकिचाहट के तरुण और अन्य लोगों के साथ सम्राट के पीछे खड़ा हो गया। भले ही ऐसा लगता था कि शाही परिवार से सीखने को कुछ नहीं है। शाही परिवार में सिर्फ राजनीति और सत्ता की लड़ाई ही होती है और यह सच है, लेकिन यह भी सच है कि शाही परिवार में प्रवेश करने के कई फायदे हैं। शाही परिवार में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है, कई अलग अलग हुनर सीख सकता है और शक्तिशाली समर्थन और पद भी पा सकता है। और यहाँ तरुण और रजत सीधे सम्राट के लिए काम करने जा रहे थे। लाभ के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि बहुत सारे लाभ थे। इसलिए तरुण और रजत का सम्राट के पास जाकर उसकी सेवा करने का निर्णय बहुत ही बुद्धिमानी भरा निर्णय था।
होस्ट ने फिर से सम्राट और रजत को बधाई दी और कहा, अब पारस और दिव्या, जल्दी आगे आओ और वह संप्रदाय चुनो जिसमें तुम प्रवेश करना चाहते हो। उसकी बात सुनकर पारस और दिव्या 10 कदम आगे बढ़े, जैसे कि वे एक जोड़े हों, और 5 महान संप्रदायों के संप्रदाय के लीडरों की ओर देखे। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा। उन दोनों ने अपने सिर हिलाए जैसे कि उन्होंने कुछ तय कर लिया हो और बोले, हम गहन आकाश संप्रदाय में प्रवेश करना चुनते हैं। वे एक स्वर में बोले गए थे। गहन आकाश संप्रदाय के संप्रदाय लीडर, जिनका चेहरा उदास दिख रहा था क्योंकि अब तक किसी ने भी उनके संप्रदाय में प्रवेश नहीं किया था, अचानक उत्साह से चमकने लगे। अंततः किसी ने उनके गहन आकाशीय संप्रदाय में प्रवेश के लिए संप्रदाय का चयन किया, और वास्तव में ऐसे 2 संप्रदाय थे। वह हंसे और बोले, आहा, अच्छा, आओ, इधर आओ और मेरे पीछे खड़े हो जाओ। संप्रदाय में वापस जाने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे 2 इनाम दूंगा। यह कहने के बाद वह मुड़े और श्वेत हिम संप्रदाय के संप्रदाय लीडर और स्वर्गीय तलवार के संप्रदाय लीडर की ओर उपहासपूर्ण भाव से देखे, जैसे वह कह रहे हों, देखो, 2 शिष्य हैं जिन्होंने मेरे संप्रदाय में प्रवेश करने को चुना है, और तुम क्या कह रहे हो? श्वेत हिम संप्रदाय और स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के दोनों संप्रदाय के लीडरों ने नाक भौं सिकोड़ी और शीर्ष 10 में से शेष 3 रैंक वालों की ओर देखने लगे। हालांकि वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कि वे चिंतित नहीं हैं, लेकिन वास्तव में वे चिंतित थे। 2 उत्कृष्ट शिष्यों को पाने के लिए संप्रदाय लीडर को बधाई। होस्ट ने गहन आकाश संप्रदाय के संप्रदाय लीडर को बधाई दी, और फिर वे कंचन, जोशन और शिवांश की ओर देखे और फिर बोले, कंचन, जल्दी आगे आओ और वह संप्रदाय चुनो जिसमें तुम प्रवेश करना चाहती हो। कंचन ने सबसे पहले शिवांश की ओर देखी। शिवांश, जो कंचन को देख रहा था, उसने जल्दी से अपनी नजर हटा ली और ऐसा दिखाया जैसे वह कहीं और देख रहा हो। कंचन ने यह दृश्य देखा और उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई जो शुरू से ही कभी नहीं आई थी। वह बहुत ही मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराई और फिर उसने अपना सिर घुमाकर श्वेत हिम संप्रदाय के लीडर की ओर देखी और कही, मैंने श्वेत हिम संप्रदाय में प्रवेश करना चुना है। हा 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 हा, मैं भी शुरू से यही चाहती थी कि तुम मेरे श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्य बनो। अब जब तुमने स्वयं मेरे श्वेत हिम संप्रदाय में प्रवेश करना चुना है तो मुझे वास्तव में बहुत खुशी हो रही है। श्वेत हिम संप्रदाय के संप्रदाय लीडर ने बहुत ही आकर्षक आवाज में हंसते हुए बोली। जब कंचन ने यह सुनी तो वह मुस्कुराई, और जैसे ही वह श्वेत हिम संप्रदाय के संप्रदाय लीडर को धन्यवाद कहना चाहती थी, उसकी आवाज ने उसे बाधित कर दिया। कंचन, हाँ संप्रदाय गुरु, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहती हूं। क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहती हो? श्वेत हिम संप्रदाय के संप्रदाय लीडर ने गंभीर स्वर में बोली। कंचन, क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहती हो? व्हाइट स्नो संप्रदाय की संप्रदाय लीडर ने पूछा। जिस क्षण उसने कंचन की पहली लड़ाई देखी, वह उसे अपने संरक्षण में लेना चाहती थी, लेकिन कंचन और आदित्य के बीच लड़ाई देखने के बाद उन्होंने कंचन को अपने संरक्षण में लेने के बजाय कंचन को अपना शिष्य बनाने का मन बदल लिया। यह मौन। इस समय सभी लोग बेहद शांत हो गए। कई प्रतिभागी कंचन को ईर्ष्या और जलन से देखने लगे, और उन्हें जलन क्यों न हो, आखिरकार यह एक सर्वोच्च विशेषज्ञ का शिष्य बनने के बारे में था, एक मार्शल सम्राट क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञ का शिष्य। कंचन खुद भी यह सुनकर बहुत हैरान थी कि श्वेत हिम संप्रदाय के संप्रदाय लीडर ने वास्तव में उससे पूछा कि क्या वह उसकी शिष्या बनना चाहती है या नहीं। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और 3 बार प्रणाम करके बोली, शिष्य गुरु को नमस्कार करती है। हाँ हाँ हाँ, अच्छे शिष्य, खड़े हो जाओ। श्वेत हिम संप्रदाय की संप्रदाय के लीडर ने आकर्षक ढंग से हंसते हुए कहे, और फिर उसने अपना हाथ हवा में लहराई और उसके हाथ में एक पत्ता दिखाई दिया। यह पत्ता वास्तव में सफेद रंग का था। इस पर हरे रंग का कोई निशान नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि इसमें से बहुत ज्यादा मात्रा में ठंडी हवा निकल रही थी, जो घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। दरअसल बर्फीली हवा सफेद पत्ते से नहीं निकल रही थी, बल्कि पत्ता बर्फीली प्रकृति का था, और पत्ते को छूने वाली हवा तुरंत बर्फीली हवा में बदल जा रही थी।
इससे यह कहा जा सकता है कि श्वेत हिम संप्रदाय के लीडर के हाथ में जो सफेद पत्ता था वह कोई साधारण पत्ता नहीं था, बल्कि एक खजाना था। श्वेत हिम संप्रदाय के लीडर ने धीरे से कंचन की ओर पत्ता फेंकी। कंचन ने जल्दी से सफेद पत्ता पकड़ ली। जिस क्षण कंचन सफेद पत्ते के संपर्क में आई, उसे इससे बेहद आरामदायक एहसास हुआ और वह यह भी महसूस कर सकती है कि सफेद पत्ते में उसके शरीर में बर्फ तत्व के लिए एक तरह का आकर्षण है। वह कुछ देर तक अपने हाथ में रखे सफेद पत्ते को देखती रही, लेकिन जब वह उसे पहचान नहीं पाई तो उसने अपना सिर ऊपर उठाकर अपने गुरु की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखी। श्वेत हिम संप्रदाय के लीडर ने उसे देखकर मुस्कुराई और कही, यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक उपहार है। मास्टर, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूं? जब कंचन ने देखा कि उसके प्रश्नवाचक निगाहों को देखने के बाद भी उसके गुरु ने उसे यह नहीं बताया कि यह पत्ता क्या है, तो वह उत्तेजित होने से खुद को रोक नहीं सकी। पूछो। श्वेत हिम संप्रदाय लीडर मुस्कुराई और उन्होंने कंचन को अपना प्रश्न पूछने की अनुमति दी। वह जानती थी कि कंचन क्या पूछना चाहती थी, और अगर वह चाहती तो वह कंचन को सफेद पत्ते के बारे में सब कुछ बता चुकी होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह चाहती थी कि कंचन उससे पूछे और फिर वह उसके प्रश्न का उत्तर दे। मास्टर, यह सफेद पत्ता क्या है? मैं महसूस कर सकती हूं कि यह मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, या यूं कहूं कि यह मेरे शरीर के अंदर मौजूद बर्फ तत्व के लिए बहुत फायदेमंद है। कंचन ने आखिरकार अपना सवाल पूछा। श्वेत हिम संप्रदाय के लीडर ने मुस्कुराते हुए बोली, यह कोई सफेद पत्ता नहीं है, इसे एक्सट्रीम आइस सेज लीफ कहा जाता है। एक्सट्रीम आइस सेज लीफ। कंचन ने अपने हाथ में सफेद पत्ते को देखते हुए कहा, एक्सट्रीम आइस सेज लीफ? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। इस तथाकथित एक्सट्रीम आइस सेज लीफ का क्या उपयोग है? स्वर्ग तलवार संप्रदाय लीडर ने पहले तो बुदबुदाया और फिर पूछे। श्वेत हिम संप्रदाय लीडर ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उनकी ओर देखी। उनकी प्रतिक्रिया देखकर उन्हें बहुत संतुष्टि महसूस हुई। मैंने भी इस एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में कभी कुछ नहीं सुना है। यह वास्तव में क्या है? आपने इसे अपने नए शिष्य को भी उपहार में दिया है? गहन आकाश संप्रदाय लीडर ने भी पूछे, और अन्य लोगों ने भी अपना सिर हिलाया, क्योंकि उन्होंने भी व्यक्त किया कि उन्होंने भी इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। हे, मैं कंचन को एक्सट्रीम आइस सेज लीफ कैसे न दे सकता हूं? वह पहले से ही मेरी शिष्या है, और क्या आप सभी ने नहीं देखा कि उसका बर्फ तत्व पर कितना अच्छा नियंत्रण है? इस एक्सट्रीम आइस सेज लीफ की मदद से वह अपने शरीर में बर्फ तत्व को और बेहतर बना सकती है, और उस समय उसके पास आगे बढ़ने और मार्शल सम्राट क्षेत्र से आगे निकलने का मौका भी होगा। श्वेत हिम संप्रदाय लीडर ने कही। अकेले उसके लहजे से कोई भी कह सकता था कि वह अपने नए शिष्य कंचन से बहुत संतुष्ट थी। मार्शल सम्राट के क्षेत्र से बढ़कर एक अस्तित्व? कंचन ने आश्चर्य में खुद से कहा। यह सुनकर न केवल वह बल्कि पूरी भीड़ आश्चर्यचकित थी। कोई भी कभी भी एज्योर ड्रैगन देश में मार्शल सम्राट क्षेत्र को पार करने वाले क्षेत्र में साधना नहीं कर पाया है। उस क्षेत्र को असल में क्या कहा जाता है यह कोई नहीं जानता था। शायद केवल 5 महान संप्रदायों के संप्रदाय के लीडर और एज्योर ड्रैगन देश के सम्राट ही उस क्षेत्र के बारे में जानते थे। एज्योर ड्रैगन देश में मार्शल सम्राट क्षेत्र को पार करने वाला क्षेत्र केवल एक किंवदंती है। श्वेत हिम संप्रदाय के लीडर ने कंचन की ओर मुड़कर समझाई, जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम्हारे हाथ में जो पत्ता है उसे एक्सट्रीम आइस सेज लीफ कहा जाता है। एक्सट्रीम आइस सेज लीफ उन लोगों के लिए जीवन के अमृत की तरह है जिनका बर्फ तत्व से संबंध है। एक्सट्रीम आइस सेज लीफ एक बेहद ठंडी जगह पर एक्सट्रीम आइस सेज ट्री पर उगता है। हर एक एक्सट्रीम आइस सेज ट्री अपने पूरे जीवन काल में केवल 3 एक्सट्रीम आइस सेज लीफ को जन्म दे सकता है। यह बहुत मूल्यवान है, इतना कि तुम इसे 10,000 या 1 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से भी नहीं खरीद सकती हो। क्या? जो लोग स्पिरिट स्टोन के बारे में जानते थे उनकी भीड़ में भारी हंगामा मच गया।
हम इसे 1 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की कीमत पर भी नहीं खरीद सकते। मुझे नहीं लगता कि एजियो ड्रैगन देश में किसी के पास इतने निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन होंगे, जोशन ने हैरानी से कहा। सभी ने अपना सिर हिलाया। केवल आदित्य था जिसे स्पिरिट स्टोन की संख्या सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ। उसे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि एक्सट्रीम आइस सेज लीफ को इस कीमत पर भी नहीं खरीदा जा सकता है। उसने केवल एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में सोचा और इसके बारे में जानकारी तुरंत उसके दिमाग में आ गई। चूंकि एक्सट्रीम आइस सेज लीफ एक औषधीय जड़ी बूटी थी, इसलिए इसके बारे में जानकारी प्राचीन गोली भगवान की यादों में कैसे नहीं मिलेगी। लेकिन जब उसने एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में जानकारी पढ़ी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे तुरंत समझ आ गया कि श्वेत हिम संप्रदाय के लीडर या किसी अन्य संप्रदाय के लीडर को भी एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में सब कुछ नहीं पता था। तभी उसकी नजर अनजाने में अपने ग्रैंड मास्टर पर पड़ी और उसने देखा कि उसके ग्रैंड मास्टर कितने हैरान थे। उसने देखा कि उसके गुरु एकटक एक्सट्रीम आइस सेज लीफ को घूर रहे थे। उनके चेहरे के भाव से पता चला कि कंचन के हाथ में एक्सट्रीम आइस सेज लीफ देखकर उनके दिल का दर्द हो रहा था। इस समय मानो वह कंचन से एक्सट्रीम आइस सेज लीफ छीनने से खुद को रोकने की कोशिश कर रहे थे। आदित्य को तुरंत समझ में आ गया कि उसके गुरु को एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में सब कुछ पता है। वह फिर से अपने गुरु से हैरान था। उसने सोचा कि उसके गुरु की पहचान साधारण नहीं है। प्राचीन पिल भगवान की याद के अनुसार एजियोर ड्रैगन देश जैसे छोटे देश में किसी को भी एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में नहीं पता होना चाहिए, लेकिन उसके गुरु को इसके बारे में स्पष्ट रूप से पता है। श्वेत हिम संप्रदाय के लीडर ने आगे कही, 20 साल पहले मेरे गुरु को यह गलती से प्राप्त हुआ था जब वह कुछ बर्फ जैसी औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त करने के लिए आइस माउंटेन पर गई थीं। उन्होंने एक बार एक पुराने कागज में एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में जानकारी देखी थी, जो पहले से ही आधा फटा हुआ था। केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बार उस फटे हुए कागज पर एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में पढ़ा था, इसलिए उन्होंने इस जड़ी बूटी को पहचाना। आइस माउंटेन से लौटने के बाद उन्होंने इसे मुझ दिए और मुझे इसके बारे में सब कुछ बताई। यह सब 20 साल पहले हुआ था और मैं एक उपयुक्त शिष्य की तलाश में था जो इस जड़ी बूटी का उपयोग कर सके। अब जब मैंने तुम्हें पा लिया है कंचन, तो यह तुम्हारा और मेरे श्वेत हिम संप्रदाय का सौभाग्य है। जब उन्होंने सब कुछ समझाया तभी आदित्य को समझ में आया कि उसे एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में कैसे पता चला। तो उसे इसके बारे में उन्हें अपने गुरु से पता चला, जिसके हाथ संयोग से एक आधा फटा हुआ प्राचीन कागज लग गया। आदित्य ने बड़बड़ाते हुए कहा, कंचन, जब हम श्वेत हिम संप्रदाय में वापस चले जाएंगे तब तुम एक्सट्रीम आइस सेज लीफ का उपयोग कर सकती हो। श्वेत हिम संप्रदाय के संप्रदाय लीडर ने धीरे से बोली। हाँ गुरुजी, कंचन ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। नहीं नहीं, रुको। अचानक एक साथ 2 आवाजें सुनाई दीं। सभी ने उन दोनों आवाजों की ओर देखे और पाए कि यह ग्रैंड मास्टर और आदित्य की आवाज थी, जिन्होंने अचानक आवाज लगाए थे। आदित्य और ग्रैंड मास्टर भी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। आखिरकार दोनों ने एक साथ आवाज लगाए थे। आदित्य ने अनुमान लगाया कि ग्रैंड मास्टर ने कंचन और श्वेत हिम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों बुलाया बोल रहे थे। वह जानता था कि ग्रैंड मास्टर के पास पहले से ही एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में सारी जानकारी है, इसलिए उसे इतना आश्चर्यचकित नहीं था। दूसरी ओर ग्रैंड मास्टर को अपने शिष्य की आवाज सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें नहीं पता था कि उनके शिष्य आदित्य को भी एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में सब कुछ पता था। उनका विचार था कि इस छोटे से देश में एक्सट्रीम आइस सेज लीफ जैसी कीमती औषधीय जड़ी बूटी के बारे में पूरी जानकारी किसी को नहीं हो सकती। क्या ग्रैंड मास्टर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपको पहले बता दूं कि आपकी तरह मैं भी किसी भी कीमत पर एक्सट्रीम आइस सेज लीफ को किसी को नहीं बचूंगी या किसी भी चीज से नहीं बदलूंगी। यह जड़ी बूटी बहुत कीमती है और कंचन के शरीर में बर्फ तत्व को और बेहतर बनाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह उसकी साधना को बढ़ाने में भी उसकी मदद कर सकती है। और वैसे भी
मैंने यह जड़ी बूटी पहले ही अपने शिष्य को उपहार में दे दी है, इसलिए मैं इसे उससे वापस नहीं ले सकती। श्वेत हिम संप्रदाय के संप्रदाय लीडर ने मुस्कुराते हुए कही। उन्होंने सोचा कि ग्रैंड मास्टर ने उसे एक्सट्रीम आइस सेज लीफ बेचने के लिए राजी करने के लिए उसे रोके हैं। गलत मत समझो, मुझे तुम्हारा एक्सट्रीम आइस सेज लीफ नहीं चाहिए, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। ग्रैंड मास्टर ने उसे देखकर मुस्कुरा। फिर वह पलटे और अपने शिष्य की ओर देखे और कहे, आदित्य, तुमने उन्हें रुकने के लिए क्यों कहा? खांसी। आदित्य को उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंड मास्टर उससे यह सवाल पूछेंगे। वह थोड़ा हैरान हुआ। उसने ग्रैंड मास्टर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वह मास्टर, मैंने उन्हें रोक दिया क्योंकि मैं भी उन्हें वही बात बताना चाहता था जो आप उन्हें बताना चाहते थे। ग्रैंड मास्टर यह सुनकर फिर से चौंक गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके शिष्य को एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में पता है, लेकिन एक पल के बाद वे अचानक उत्साहित हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि उनके इस शिष्य में सतह से कहीं ज्यादा कुछ है। उन्होंने अपने दिल में ही सदमे और उत्तेजना को दबाते हुए कहे, तो फिर तुम उन्हें बता दो और मैं भी सुनूंगा। इस तरह मैं भी जान सकता हूं कि तुम एक्सट्रीम आइस सेज लीफ जैसी कीमती जड़ी बूटियों के बारे में कितना जानते हो। हाँ गुरु, आदित्य ने अपना सिर हिलाया और फिर कंचन और श्वेत हिम संप्रदाय के लीडर की ओर देखने के लिए मुड़ा और कहा, जैसा कि आपने पहले कहा था, एक्सट्रीम आइस सेज लीफ एक बहुत ही कीमती जड़ी बूटी है जो बर्फ तत्व वाले व्यक्ति के शरीर में बर्फ तत्व को और मजबूत करने में मदद कर सकती है और यह उसकी साधना को बढ़ाने में भी मदद कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपने जो कहा वह केवल आधी जानकारी है? क्या सिर्फ आधी जानकारी? इस बार श्वेत हिम संप्रदाय के संप्रदाय लीडर को आश्चर्य हुआ। उसने चौंकते हुए कहा, अगर मैंने जो कहा वह सिर्फ आधी जानकारी है और चूंकि तुम यह बता सकते हो, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में सब कुछ जानते हो? आदित्य ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसने मुड़कर ग्रैंड मास्टर की तरफ देखा और जब उसने देखा कि ग्रैंड मास्टर अपना सिर हिला रहे हैं तो उसने कहना जारी रखा, मैं एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में सब कुछ जानता हूं। सबसे पहले मैं इसकी रैंक से शुरुआत करता हूं। क्या आप जानती हैं कि यह एक्सट्रीम आइस सेज लीफ किस रैंक की औषधीय जड़ी बूटी है? नहीं। श्वेत हिम संप्रदाय के संप्रदाय लीडर ने अपनी सिर हिलाई। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, एक्सट्रीम आइस सेज लीफ कोई साधारण औषधीय जड़ी बूटी नहीं है। यह वास्तव में 7वीं श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटी है। उच्चतम श्रेणी की एक जड़ी बूटी जो एज्योर स्काई महाद्वीप में पाई जा सकती है। यह 7वीं श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटी है। यह कैसे संभव है? बिल्कुल, यह अविश्वसनीय है। जिसने भी यह सुना वह इस पर विश्वास नहीं कर सका। 5 महान संप्रदायों के सभी संप्रदायों के लीडर ग्रैंड मास्टर की ओर देखने लगे। ग्रैंड मास्टर ने अपना सिर हिलाकर यह साबित कर दिया कि आदित्य ने जो कहा वह सच है। श्वेत हिम संप्रदाय की लीडर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनका गुरु गलती से बर्फ के पहाड़ों से इतना कीमती खजाना वापस ले आएंगे। आदित्य ने भी बोलना जारी रखा, अब मैं मुद्दे पर आता हूं। एक्सट्रीम आइस सेज लीफ न केवल व्यक्ति के शरीर में बर्फ तत्व को मजबूत कर सकता है और उसकी साधना को बढ़ाने में मदद कर सकता है, यह इस औषधीय जड़ी बूटी का सेवन करने वाले व्यक्ति को एक प्रकार का पवित्र शरीर भी प्रदान करता है, जिसे एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी के रूप में जाना जाता है। पवित्र शरीर, एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी। न केवल कंचन और श्वेत बर्फ संप्रदाय के संप्रदाय लीडर, बल्कि अन्य सभी संप्रदाय के लीडर और यहां तक कि सम्राट और गठन मास्टर भी इसे सुनकर बेहद हैरान थे। मुझे नहीं पता कि यह तथाकथित चरम बर्फ राशि शरीर क्या है, लेकिन इसके नाम से यह वास्तव में भयानक लगता है। श्वेत बर्फ संप्रदाय के लीडर ने जोर से कही। इस समय सदमे के कारण उसकी महिला जैसी आकृति कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। हाँ, एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी वास्तव में एक बहुत ही दुर्जेय पवित्र शरीर है। इस बार यह ग्रैंड मास्टर थे जिन्होंने यह कहे थे। यह देखकर कि हर कोई उनकी ओर आकर्षित था, वे उसे देख रहे थे।
ग्रैंड मास्टर ने अपनी दाढ़ी को हल्के से सहलाए और कहे, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी एक प्रकार की सेज बॉडी है। इस बॉडी के बारे में कई किंवदंतियां हैं। यह बॉडी मुख्य रूप से बर्फ को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता के कारण जानी जाती है। जिनके पास एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी है, वे बिना किसी बर्फ प्रकार के मार्शल आर्ट तकनीक की मदद के पतली हवा में भी किसी भी चीज को जमा सकते हैं। भले ही उन्होंने बर्फ के प्रकार की कोई मार्शल आर्ट तकनीक की साधना न की हो, फिर भी वे बर्फ को तकनीक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उसमें हेरफेर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आग जंगल को तीव्रता से जलाने लगे और पूरे जंगल में फैल जाए, हमारे जैसे मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को आग बुझाने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे। लेकिन अगर कोई साधक एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी के साथ है, भले ही वे केवल मूल कोर क्षेत्र साधक ही क्यों न हो, वे नमी में हेरफेर कर सकते हैं और आग बुझाने के लिए जंगल में बर्फ गिरा सकते हैं। और ऐसा करने के लिए उस साधक को कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह एक ऐसी क्षमता है जो उनके अपने पवित्र शरीर द्वारा प्रदान की जाती है। वे इस तरह की और भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं, और इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर वे बर्फ जैसी साधना तकनीक और मार्शल आर्ट तकनीक विकसित कर सकें तो वे कितनी दूर तक जा सकते हैं। ग्रैंड मास्टर ने सब कुछ उदाहरण से समझाया। जिसने भी उसे सुना वह एकदम चुप हो गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में ऐसा पवित्र शरीर भी है। इस समय सबसे ज्यादा हैरान कंचन के गुरु श्वेत हिम संप्रदाय के लीडर थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो छोटा सा सफेद पत्ता उन्होंने अपने शिष्य को उपहार में दिया था, वह वास्तव में एक ऐसी चमत्कारी औषधीय जड़ी बूटी थी जो एक सामान्य बर्फ तत्व शरीर को एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी जैसे पवित्र शरीर में बदल सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक्सट्रीम आइस सेज हर्ब हमारे एज्योर स्काई कॉन्टिनेंट से 10 लाख साल पहले ही विलुप्त हो चुका है। यह अचानक प्रकट हुआ और यह एज्योर ड्रैगन देश जैसे छोटे देश के आइस माउंटेन में भी था। यह वाकई अविश्वसनीय है। ग्रैंड मास्टर ने फिर से एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के प्रति कुछ श्रद्धा के साथ कहा, यदि एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी 10 लाख साल पहले ही विलुप्त हो गया था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि इस औषधीय जड़ी बूटी का सेवन करने के बाद मेरा शिष्य पूरे एज्योर स्काई महाद्वीप में एकमात्र व्यक्ति होगी जिसके पास एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी होगी? श्वेत हिम संप्रदाय के संप्रदाय लीडर ने उत्साह में बोली। और यह सिर्फ वह ही नहीं थी, बल्कि सभी संप्रदाय के लीडर, फॉर्मेशन मास्टर, सम्राट और यहां तक कि ग्रैंड मास्टर भी यही सोच रहे थे। यहां तक कि इन बूढ़े लोगों के चेहरे पर भी तुरंत ईर्ष्या और जलन भर गई जब उन्होंने कंचन को देखे। कंचन भी बहुत उत्साहित हो गई जब उसने एक्सट्रीम आइस सेज लीफ और एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी के बारे में सुना। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसके पास एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी जैसा पवित्र शरीर होगा जो पहले ही एज्योर स्काई कॉन्टिनेंट से 10 लाख साल पहले विलुप्त हो चुका है। केवल इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी के मालिक के पास एज्योर स्काई महाद्वीप से सभी को पीछे छोड़ने का लगभग 90% मौका है और वह अमर के रूप में जाना जाने वाला पौराणिक अस्तित्व बन सकती है। ग्रैंड मास्टर ने फिर से कुछ ऐसा कहा जिससे सभी को लगभग दिल का दौरा पड़ गया। एक अमर का अस्तित्व कैसा है? यह ग्रैंड मास्टर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अमर क्या है? यह सवाल खुद सम्राट ने पूछे थे और यह सवाल सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वे भी जानना चाहते थे कि अमर क्या है। ग्रैंड मास्टर ने अपना मुंह खोले और फिर भौहें सिकोड़कर मुंह बंद कर लिए। उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया और सिर्फ इतना कहा, महाराज, कृपया मुझे माफ करें, लेकिन हमारी ताकत के चलते इस मामले के बारे में न जानना ही बेहतर है। इससे हमें सिर्फ नुकसान ही होगा, फायदा नहीं। सम्राट ने भौहें सिकोड़ी और फिर एक आह भरी, क्योंकि वह भी अच्छी तरह जानते थे कि किसी को केवल उतना ही खाना चाहिए जितना वह पचा सके। कभी कभी सीमा से ज्यादा जानना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए उन्होंने खुद को शांत किया और ग्रैंड मास्टर की ओर सिर्फ सिर हिलाए। अन्य सभी विशेषज्ञों ने
निराशा में अपना सिर हिलाए। एजियो ड्रैगन देश एक बहुत छोटा देश है। एजियो ड्रैगन देश में, जो कि केवल 1/3 श्रेणी का राज्य है, इस बात की सबसे अधिक संभावना है कि ग्रैंडजिया साम्राज्य में भी, जो ऐसे दसियों देशों पर शासन करता है, केवल बहुत कम लोग या केवल 1 या 2 लोग ही अमर के मामले के बारे में जानते हैं। ग्रैंड मास्टर ने कहे, आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंचन, जब सब कुछ यहां खत्म हो जाए तो तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो एक्सट्रीम आइस सेज बॉडी को जागृत करने के बाद तुम्हारे सेज बॉडी को अधिक सटीक रूप से नियंत्रित करने में तुम्हारी मदद कर सकता है। कंचन ने भी अपनी सिर हिलाई। वह इस समय बहुत खुश थी। उसके लिए यह सब चमत्कार जैसा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद उसे इतनी दौलत मिलेगी। इस समय होस्ट ने फिर बोला, अब तीसरे स्थान पर रहने वाली कंचन ने पहले ही चुन लिया है कि वह आगे कहां साधना करना चाहती है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे स्थान पर रहने वाली जोशन, जल्दी आगे आओ और वह संप्रदाय चुनो जिसमें तुम प्रवेश करना चाहते हो। जोशन ने अपना सिर हिलाया और 10 कदम आगे बढ़ा। फिर उसने अपना सिर उठाया और सीधे शिवांश को देखा और फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मैं स्वर्ग तलवार संप्रदाय को चुनता हूं। जिस क्षण उसने स्वर्ग तलवार संप्रदाय को चुना, स्वर्ग तलवार संप्रदाय का लीडर तुरंत उसके सामने प्रकट हुए और कहे, हा 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 जोशन, यह अच्छा है कि तुमने मेरे संप्रदाय को चुना। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। मेरे साथ आओ और मेरे पीछे खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक उपहार दूंगा। अब से तुम मेरे स्वर्ग तलवार संप्रदाय के आंतरिक शिष्य होंगे। संप्रदाय में वापस जाने के बाद तुम्हें एक आंतरिक शिष्य के रूप में अपनी पहचान टोकन के साथ साथ अन्य पुरस्कार भी प्राप्त होंगे। यह कहकर वह वापस वहीं चले गए जहां वह पहले बैठे थे। जोशन भी उनके पीछे पीछे चला गया और अंत में आज्ञाकारी ढंग से उनके पीछे खड़ा हो गया। होस्ट ने कहा, स्वर्ग तलवार संप्रदाय के आंतरिक शिष्य बनने के लिए जोशन को बधाई। संप्रदाय में वापस जाने के बाद तुम्हें अपने संप्रदाय से अपना संबंधित पुरस्कार मिलेगा। वाह! जोशन को देखते ही सभी अन्य प्रतिभागियों की आंखें ईर्ष्या और जलन से भर गईं। यह पहले से ही झांक था कि केवल चैंपियन ही चुने गए संप्रदाय का आंतरिक शिष्य बन सकते हैं, लेकिन अब स्वर्ग तलवार संप्रदाय के लीडर ने जोशन के लिए उसे अपने संप्रदाय के आंतरिक शिष्य के रूप में मान लिए। यह पहले से ही प्रतियोगिता के चैंपियन के बराबर है। होस्ट ने फिर कहा, अब चैंपियन शिवांश के लिए वह संप्रदाय चुनने का समय आ गया है जिसमें तुम प्रवेश करना चाहते हो। शिवांश, जल्दी आगे आओ और अपना संप्रदाय चुनो। शिवांश, जो इस बार अकेले खड़ा था, उसने भी 10 कदम आगे बढ़ाए और बिना किसी हिचकिचाहट के केवल 3 शब्द कहे, स्वर्ग तलवार संप्रदाय। पुनः यह स्वर्गीय तलवार संप्रदाय था। हा 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 हा। स्वर्ग तलवार संप्रदाय के संप्रदाय लीडर पागलों की तरह हंसने लगे। और वह क्यों न हंसे? आखिरकार इस बार उन्होंने इस प्रतियोगिता में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। प्रतियोगिता के विजेता और दूसरे स्थान पर रहे जोशन, दोनों ने ही अपने स्वर्ग तलवार संप्रदाय को चुना। अन्य संप्रदाय के लीडर भी दबी हुई ईर्ष्या से उनकी ओर देख रहे थे, लेकिन ऊपर से वे मुस्कुराते रहे और उन्हें बधाई देने लगे। बधाई हो संप्रदाय गुरु, इस बार आपने वाकई बड़ी जीत हासिल की है। गहन आकाश, संप्रदाय के संप्रदाय लीडर स्वर्ग तलवार संप्रदाय के संप्रदाय लीडर को बधाई देने वाले पहले व्यक्ति थे। अन्य सभी संप्रदाय के लीडरों ने भी उसका अनुसरण किया और स्वर्ग तलवार संप्रदाय के संप्रदाय लीडर को बधाई दी। बधाई हो संप्रदाय गुरु, इस बार आपको 2 उत्कृष्ट शिष्य प्राप्त हुए हैं। बधाई हो संप्रदाय गुरु, बधाई हो संप्रदाय गुरु। हा हा हा, धन्यवाद। हा हा, आप सभी का धन्यवाद। स्वर्ग तलवार संप्रदाय का संप्रदाय लीडर हंसते रहे और बड़ी मुश्किल से ही रुके। उन्हें इस समय वाकई बहुत खुशी महसूस हो रही थी। आखिरकार वह सबसे बड़ा विजेता थे। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के लीडर ने फिर मुड़कर शिवांश की ओर देखे और कहे, शिवांश, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लेता, लेकिन तुम देखो, मेरी तलवार का मार्ग पहले से ही तुम्हारे मार्ग से नीचा है। आधी सदी से अधिक समय तक साधना करने के बाद भी मैं तलवार मार्ग के पहले चरण
तलवार प्रकाश को भी समझने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी सिखाने में असमर्थ हूं। हाँ, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम कह सकते हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। शिवांश ने 5 सांसों तक सोचा और कहा, संप्रदाय के लीडर, मैं आपके स्वर्ग तलवार संप्रदाय के स्वर्ग तलवार स्लैश की साधना करना चाहता हूं। वाह! स्वर्ग तलवार संप्रदाय के संप्रदाय लीडर यह सुनकर चौंक गए। स्वर्ग तलवार संप्रदाय का नियम था कि संप्रदाय के केवल मुख्य शिष्य को ही पृथ्वी ग्रेड मार्शल आर्ट तकनीक स्वर्ग तलवार संप्रदाय का अभ्यास करने की अनुमति है। यह नियम तब से चला आ रहा था जब स्वर्ग तलवार संप्रदाय की स्थापना हुई थी। अब अगर उन्होंने शिवांश को स्वर्ग तलवार स्लैश का अभ्यास करने की अनुमति दी तो इसे नियम तोड़ने के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर कहा, शिवांश, जैसा कि सभी जानते हैं कि यह मार्शल आर्ट तकनीक कुछ ऐसा है जिसे केवल संप्रदाय के मुख्य शिष्यों को अभ्यास करने की अनुमति है। अब जब तुम इस मार्शल आर्ट तकनीक का अभ्यास करना चाहते हैं, जबकि तुम अभी भी केवल एक आंतरिक शिष्य हो, तो यह बहुत मुश्किल होगा। चलो ऐसा करते हैं, अगर तुम मेरे संप्रदाय के किसी भी मुख्य शिष्य के खिलाफ लड़ाई जीत सकते हो तो न केवल मैं तुम्हें स्वर्ग तलवार संप्रदाय का अभ्यास करने की अनुमति दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अपने संप्रदाय का मुख्य शिष्य भी बनने दूंगा। यह कहने के बाद उन्होंने शिवांश को उत्सुक निगाहों से देखे, जैसे वह देखना चाहते थे कि उनकी बात सुनने के बाद शिवांश की क्या प्रतिक्रिया होगी। शिवांश पहले से ही स्वर्ग तलवार संप्रदाय के इस नियम को जानता था और अब जब संप्रदाय लीडर पहले से ही समझौता कर चुके हैं तो उसने भी अपना सिर हिलाया और भावहीनता से कहा, चलो संप्रदाय लीडर जैसा कह रहे हैं वैसा ही करते हैं। तो मैं संप्रदाय के मुख्य शिष्य के साथ कब लड़ूंगा? जब हम संप्रदाय में वापस जाएंगे तो मैं तुम्हारे और एक मुख्य शिष्य के बीच युद्ध की व्यवस्था करूंगा। चलो परसों समय तय करते हैं। तुम परसों मुख्य शिष्य के साथ युद्ध कर सकते हो और अगर तुम युद्ध जीत गए तो मैं वैसा ही करूंगा जैसा मैंने पहले कहा था। न केवल मैं तुम्हें स्वर्ग तलवार संप्रदाय का अभ्यास करने दूंगा, बल्कि तुम मुख्य शिष्य भी बन जाओगे। स्वर्ग तलवार संप्रदाय के संप्रदाय लीडर ने गंभीर चेहरे के साथ कहे। शीर्ष 10 रैंक वालों ने पहले ही उन संप्रदायों को चुन लिया था जिनमें वे प्रवेश करना चाहते थे। उसके बाद 5 महान संप्रदायों के सभी संप्रदाय लीडरों ने अपने अपने संप्रदायों के लिए शेष 89 प्रतिभागियों में से 12 उम्मीदवारों को चुने और केवल सम्राट ने 11 उम्मीदवारों को चुने थे। सब कुछ संपन्न होने के बाद लगभग 2 सप्ताह तक चली प्रतियोगिता समाप्त हो गई। आदित्य को किसी ने नहीं चुना क्योंकि वह पहले ही प्रतियोगिता से हट चुका था। चूंकि प्रतियोगिता पहले ही खत्म हो चुका था और उनके लिए देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए सभी लोग तितर-बितर हो गए। 5 महान संप्रदायों के सभी संप्रदाय लीडरों और सम्राट ने भी ग्रैंड मास्टर से विदाई ली और चुने हुए उम्मीदवारों के साथ अपने संप्रदायों और शाही महल में वापस चले गए। ग्रैंड मास्टर भी अल्केमिस्ट एसोसिएशन में वापस लौट आए। एल्केमिस्ट एसोसिएशन की तीसरी मंजिल पर एक विशाल कमरे में एक युवक और एक बूढ़ा व्यक्ति बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे। आदित्य, क्या तुम जानते हो यह प्रतियोगिता 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार द्वारा क्यों आयोजित की गई थी? ग्रैंड मास्टर ने एक हाथ से चाय के कप से एक घूंट लेते हुए और दूसरे हाथ से अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए पूछे। आदित्य का दिमाग अचानक कांप उठा, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसने अपना सिर उठाया और ग्रैंड मास्टर की तरफ देखा और फिर बोला, मास्टर, मुझे प्रतियोगिता के पीछे का कारण नहीं पता, लेकिन मैंने एक बार एक दोस्त से सुना था कि इस प्रतियोगिता के पीछे कोई मकसद है। उसे अभी भी याद था जो मोना ने उसे पीक मार्शल सम्राट क्षेत्र साधक सम्राट वासु की कब्र में बताया था। अब जब ग्रैंड मास्टर ने यह विषय शुरू किया तो वह तुरंत समझ गया कि ग्रैंड मास्टर को प्रतियोगिता के पीछे का कारण पता है। वह तुरंत उत्सुक हो गया और अपने गुरु के चेहरे को जिज्ञासा से देखने लगा। बेटे, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। वैसे भी मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा कि इस प्रतियोगिता के पीछे उन बूढ़ों का क्या मकसद है। ग्रैंड मास्टर को गुस्सा आया
क्योंकि आदित्य लगातार उसके चेहरे को घूर रहा था। क्या तुम जानते हो कि हमारा एज्योर ड्रैगन देश एक बहुत छोटा देश है और इसे तीसरे दर्जे का देश माना जाता है? ग्रैंड मास्टर ने पूछे। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और यह देखकर ग्रैंड मास्टर ने फिर से अपना प्रश्न पूछे। तो क्या तुम जानते हो कि हमारे एज्योर ड्रैगन देश की तरह कई देश हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो एज्योर ड्रैगन देश से 3 गुना और यहां तक कि 10 गुना बड़े हैं? आदित्य ने फिर अपना सिर हिलाया, यह संकेत देते हुए कि वह भी यह जानता है। ग्रैंड मास्टर ने फिर कहे, मैं तुम्हें बता दूं, ये सभी देश ग्रैंड जिया साम्राज्य के नाम से जाने जाने वाले एक साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 1 साल पहले ग्रैंड जिया साम्राज्य ने एक गुप्त क्षेत्र की खोज की थी। क्या तुम जानते हो कि गुप्त क्षेत्र क्या होता है? आदित्य वह व्यक्ति था जिसने पहले से ही प्राचीन गोली भगवान की यादों को अपने अंदर समाहित कर लिया था। वह कैसे नहीं जान सकता था कि गुप्त क्षेत्र क्या होता है। आखिरकार गुप्त क्षेत्र में कई दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां पाई जा सकती हैं। गुप्त क्षेत्र एक प्रकार की आयामी भूमि है जहां अनगिनत खजाने और खतरे एक साथ मौजूद हैं। गुप्त क्षेत्र के मुहाने के बाहर हमेशा एक प्राकृतिक बैरियर बना रहता है जिसे केवल प्राकृतिक रूप से या बलपूर्वक खोला जा सकता है। अगर प्राकृतिक रूप से खोला जाए तो इसे खुलने में बहुत समय लगेगा, शायद 3 साल या 10 साल भी। कुछ गुप्त क्षेत्रों को प्राकृतिक रूप से फिर से खुलने में लगभग 100 या हजारों साल भी लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई बलपूर्वक गुप्त क्षेत्र खोलना चाहता है तो उसके पास कम से कम बहुत उच्च स्तर की साधना होनी चाहिए, कम से कम मार्शल सम्राट क्षेत्र से ऊपर की साधना क्षेत्र। और इतना ही नहीं, हो सकता है कि 10 ऐसे साधकों के साथ भी गुप्त क्षेत्र न खुले। इस वजह से विशेषज्ञ हमेशा गुप्त क्षेत्र को स्वाभाविक रूप से खुलने देना पसंद करते हैं। वे किसी गुप्त क्षेत्र को जबरदस्ती खोलना नहीं चाहते थे। गुप्त क्षेत्रों की ताकत भी कई मायनों में अलग अलग होती है। कुछ गुप्त क्षेत्रों को सिर्फ एक विशेषज्ञ द्वारा खोला जा सकता है जो पहले से ही मार्शल सम्राट क्षेत्र को पार कर चुका है। गुप्त क्षेत्र कोई प्राचीन युद्ध क्षेत्र हो सकता है जहां कभी युद्ध लड़ा गया था, या यह किसी शक्तिशाली व्यक्ति का नष्ट हुआ घर भी हो सकता है। यह किसी शक्तिशाली सभ्यता का प्राचीन देश हो सकता है, या यह एक पूरा महाद्वीप भी हो सकता है। गुप्त क्षेत्र कोई भी परित्यक्त भूमि हो सकती है। लेकिन एक बात तो तय है कि वहां कई दुर्लभ खजाने के साथ साथ कई भयानक खतरे भी मौजूद हैं। खैर, मुख्य बात यह है कि गुप्त क्षेत्र को खजानों की दुनिया के साथ साथ खतरों की दुनिया भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा कौन सा खजाना है जिसे कोई बिना किसी खतरे का सामना किए हासिल कर सकता है? एक बार जब कोई गुप्त क्षेत्र खुल जाता है तो कई विशेषज्ञ खजाने को प्राप्त करने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन शायद उनमें से आधे भी सुरक्षित वापस नहीं आ पाते। यह गुप्त क्षेत्र का आतंक है। लेकिन फिर भी हर बार विशेषज्ञ गुप्त क्षेत्र के अंदर जाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। लगभग हर गुप्त क्षेत्र के अपने नियम भी होते हैं और केवल एक निश्चित स्तर से नीचे के विशेषज्ञ ही उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। चूंकि आदित्य जानता था कि गुप्त क्षेत्र क्या होता है, उसने अपना सिर हिलाया और ग्रैंड मास्टर को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि गुप्त क्षेत्र क्या होता है। ग्रैंड मास्टर मुस्कुराए और बोले, मुझे पता है कि तुम गुप्त क्षेत्र के बारे में जानते हो। आखिरकार तुम एक औषधीय जड़ी बूटी जैसे कि एक्सट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में भी जानते हो, जो पहले ही 10 लाख साल पहले विलुप्त हो चुकी है। आदित्य ने ग्रैंड मास्टर के शब्दों के जवाब में केवल एक कड़वी मुस्कान दी। आखिरकार वह उन्हें यह नहीं बता सकता कि उसके पास स्वर्गीय मोती जैसा एक स्वर्ग को चुनौती देने वाला खजाना है, जिसने उसे 3 प्राचीन देवताओं की यादें प्रदान की हैं, जिनमें से उसने प्राचीन गोली भगवान की यादों का 1/3 हिस्सा पहले ही अवशोषित कर लिया है। ग्रैंड मास्टर ने भी इस पर ज्यादा गहराई से विचार नहीं किया, क्योंकि वह यह अच्छी तरह से समझते थे कि हर किसी के अपने रहस्य होते हैं जिन्हें वे किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। वह बस मुस्कुराया और कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, 1 साल पहले ग्रैंड जिया साम्राज्य को एक गुप्त क्षेत्र मिला था,
लेकिन केवल मार्शल सम्राट क्षेत्र से नीचे के साधक ही उस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। और लोगों की भी एक सीमा है, केवल 1000 लोग ही उस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। तो ग्रैंड जिया साम्राज्य के सम्राट ने बहुत विचार विमर्श के बाद फैसला किया कि वह इस गुप्त क्षेत्र को हर उस देश के साथ साझा करेगा जिस पर उसने शासन किया था। इसलिए उसने आदेश दिया कि अब से 6 महीने बाद हर तीसरे दर्जे का राज्य 15 लोगों को भेजेगा, हर दूसरे दर्जे का राज्य 30 लोगों को भेजेगा और हर पहले दर्जे का राज्य 50 लोगों को ग्रैंड जिया साम्राज्य में भेजेगा। 16 तीसरे दर्जे के देश हैं जो कुल 240 लोगों को भेजेंगे, 7 दूसरे दर्जे के देश हैं जो कुल 210 लोगों को भेजेंगे और 5 पहले दर्जे के देश हैं जो कुल 250 लोगों को भेजेंगे। ये सभी देश एक साथ जोड़ने पर कुल 700 लोगों को भेजेंगे और बाकी 300 लोग ग्रैंड जिया साम्राज्य से ही आएंगे। कुल 1000 लोग उस नए खोजे गए गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इस वजह से सभी देशों ने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। हमारा एज्योर ड्रैगन देश कोई अपवाद नहीं है। सभी महान संप्रदायों को यह खबर मिली और उन्होंने अपने संप्रदायों में अधिक प्रतिभाओं को लेने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। 4 महीने बाद 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार के बीच प्रतियोगिता होगी और शीर्ष 15 को 6 महीने बाद ग्रैंड जिया साम्राज्य में जाने के लिए चुना जाएगा। अब तुम्हें पता चला कि यह प्रतियोगिता 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार द्वारा एक साथ क्यों आयोजित की गई थी। यह सब कहने के बाद ग्रैंड मास्टर आदित्य को देखकर मुस्कुराए। आदित्य को भी एहसास हुआ, उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रतियोगिता इसी वजह से आयोजित की गई थी। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और फिर कुछ ऐसा सोचने के बाद जो चमक रहा था उसकी आंखें तुरंत मंद पड़ गईं। ग्रैंड मास्टर इस दौरान आदित्य के चेहरे को ध्यान से देख रहे थे। जब उन्होंने उसकी आंखों की रोशनी बढ़ती और फिर मंद होती देखी तो उन्हें समझ आ गया कि आदित्य के दिमाग में क्या चल रहा था। ग्रैंड मास्टर मुस्कुराए और बोले, क्या तुम भी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हो? आदित्य ने सिर हिलाया और चिंतित चेहरे से उत्तर दिया, बेशक मैं प्रवेश करना चाहता हूं, लेकिन मैं 5 महान संप्रदायों या शाही परिवार का शिष्य नहीं हूं। मेरे लिए उन 15 स्थानों में से कोई स्थान लेना असंभव है ना? ग्रैंड मास्टर ने फिर से मुस्कुराते हुए कहे, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि गुप्त क्षेत्र मार्शल किंग क्षेत्र से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने से मना करता है। इसका मतलब है कि मार्शल किंग क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि ऊर्जा कंडेंसेशन क्षेत्र में तुम्हारी दयनीय साधना के साथ तुम्हारे पास उन 15 स्थानों में जगह पाने का मौका है? यहां तक कि उस बदमाश शिवांश को भी ऐसा करना बहुत मुश्किल लगेगा। तुम तो इसे छोड़ ही दो।